जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो तुम तिलावत कर दो, आती रहेंगी आप खामोशी से, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। अमतुल मुसव्वर कौन है तिलावत करने वाली? कौन है तिलावत? अमतुल मुसव्वर करो, माइक्रोफोन दो। इंसान أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي
बासमा अहमद तर्जमा। सूरा अल-नूर की आयात 42 ता 45 जिनकी तिलावत की गई, उन आयात का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही है जिसकी तस्बीह करता है जो आसमानों और ज़मीन में है, और पर फैलाए हुए परिंदे भी। उनमें से हर एक अपनी इबादत और तस्बीह का तरीका जान चुका है, और अल्लाह उसका खूब इल्म रखने वाला है जो वो करते हैं। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उसे इकट्ठा कर देता है, फिर उसे तह बतह बना देता है, फिर तू देखता है कि उसके बीच से बारिश निकलने लगती है, और वो बुलंदियों से यानी उन पहाड़ों से जो उनमें वाक़े हैं ओले उतारता है, और फिर जिस पर चाहता है उस पर उन्हें बरसाता है, और जिसे चाहे उनका रुख फेर देता है। बईद नहीं कि उसकी बिजली की चमक उनकी बीनाइयाँ उचक ले जाए। अल्लाह रात और दिन को अदलता बदलता रहता है। यकीनन इसमें अहले बसीरत के लिए इबरत का सामान है। जी जर्मन तर्जुमा सोफिया खान। Assalamualaikum, प्यारे हजूर। Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Hast du nicht gesehen, dass es Allah ist, den alle Lobpreisen, die in den Himmeln und auf Erden sind, und die Vögel auch mit ausgebreiteten Schwingen? Jedes kennt seine eigene Weise von Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl, was sie tun. Allahs ist das Königreich, der Himmel und der Erde, und zu Allah wird die Heimkehr sein. Hast du nicht gesehen, dass Allah die Wolken einhertreibt, dann sie zusammenfügt, dann sie aufeinander schichtet, dass du Regen hervorströmen siehst aus ihrer Mitte? Und er sendet vom Himmel Berge von Wolken nieder, in denen Hagel ist. Und er trifft damit, wen er will, und wendet ihn ab, von wem er will. Der Glanz seines Blitzes benimmt fast das Augenlicht. Allah lässt wechseln die Nacht und den Tag. Hierin ist wahrlich eine Lehre für solche, die Augen haben. Jazakumullah. जी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट IASC की सदर तस्नीम असगर। वालेकुम प्यारे हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाकसार हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनरसल अज़ीज़ की खिदमत में जर्मनी में लजना तालिबात की सूरत हाल का हाका पेश करना चाहती हूँ, और इसके साथ ही लजना तालिबात की तंजीम की जारी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। प्यारे हुजूर, इस साल हमने मुल्क भर से तालिबात के कवायफ अपडेट किए हैं, और इस वक्त तालिबात की तादाद जर्मनी में 681 है, जिनमें 509 तालिबात ने हुजूर अनवर के साथ आज की इस नशिस्त में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। प्यारे हुजूर, ग्राफिक में पेश किया गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लजना कौन कौन सी डिग्री हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इसके मुताबिक बड़ी तादाद बैचलर करने वालियों की है, जो तमाम तालिबात का 66% हैं। इसके बाद 22% हैं जो स्टाट्स एग्जामिनेशन यानी ऐसे इम्तिहानात जो हुकूमती शुबा तालीम के तहत किए जाते हैं, जबकि 11% मास्टर डिग्री के लिए और 1% PhD के लिए कोशिश कर रही हैं। प्यारे हुजूर, इस ग्राफिक में मज़ामीन का खाका पेश किया गया है जिनमें तालिबात की अक्सरियत इस वक्त तालीम हासिल कर रही है। सबसे पहले नंबर पर मेडिकल के मज़ामीन हैं, जिनमें तालिबात की तादाद 93 है।
इनमें 49 मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं। दूसरे नंबर पर टीचिंग की तालिबात हैं जिनकी तादाद 91 है। 70 तालिबात साइंस के मज़ामीन में जबकि 42 मुख्तलिफ़ ज़बानों की तालीम हासिल कर रही हैं। 5वें नंबर पर 39 तालिबात इस्लामिक स्टडीज़ के मज़मून में ज़ेर तालीम हैं। इसके बाद 42 तालिबात लॉ की तालीम जबकि 33 तालिबात इंजीनियरिंग की तालीम के लिए कोशां हैं और 28 आर्किटेक्चर में ज़ेर तालीम हैं। प्यारे आका हाकसार हजूर अनवर की खिदमत में अहमदी तालिबात एसोसिएशन की सरगर्मियों पर भी कुछ रोशनी डालेगी और जारी प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक़ अर्ज़ करेगी। खुदा के फजल से 18 अप्रैल 2015 को लजना इमाला जर्मनी के ज़ेर इंतज़ाम दूसरी तालीमी एग्ज़िबिशन का यहाँ बैतुस्सुबूह में इनेकाद हुआ, जिसका मकसद नौजवान बच्चियों पर तालीम की अहमियत को वाज़े करना था। इस मकसद के लिए 8वीं क्लास से बच्चियों के लिए दिलचस्प प्रोग्राम तैयार किया गया। इसके लिए 16 मुख्तलिफ़ मज़ामीन के स्टॉल्स पर नुमाइश की गई। इस प्रोग्राम में आर्किटेक्ट, मेडिसिन, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और दीगर मज़ामीन के बारे में मालूमात फ़राहम की गईं। तालिबात ने स्टॉल्स पर माहिर ख़वातीन से मशवरे लिए। इस तरह ये सहूलियत फ़राहम की गई कि बच्चियाँ तालीम के मामले में मशवरा और मालूमात ले सकें। इस एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह मोहतरमा सदर साहिबा लजना इमाला जर्मनी ने किया। इसके बाद तकरीब बाउनवान इस्लाम में तालीम की अहमियत की गई। इसके दौरान प्रोफेशन वाली ख़वातीन के साथ इनफरादी गुफ्तगू भी जारी रही, जिसमें पढ़ाई और फैमिली में हम आहंगी भी एक मौजू था। नीज़ मगरबी मुआशरे में मुस्लिम ख़वातीन का पर्दा करने के मुतल्लिक़ मसाइल भी ज़ेर बहस आए। क्योंकि यह एग्ज़िबिशन नेशनल सतह पे मुनक़िद की जाती है, इसलिए इसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से बच्चियाँ और ख़वातीन फ्रैंकफर्ट जमात के मरकज़ तशरीफ़ लाती हैं। इस साल इस एग्ज़िबिशन के हाज़िर होने वालियों की तादाद 520 थी। हुज़ूर इस साल अगली तालीमी एग्ज़िबिशन कसीर तादाद और लजना के इसरार पर शुमाली जर्मनी में इंशाल्लाह मुनक़िद की जाएगी। प्यारे हुज़ूर, आपकी इजाज़त से इस साल 8 मई को यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग में तालिबात के ज़ेर इंतज़ाम एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका मौजू क्या इस्लाम को इस्लाह की ज़रूरत है था। क्योंकि आजकल बार बार ये तनकीद सामने आती है कि इस्लाम को इस्लाह की ज़रूरत है और इस्लाम में रोशन ख्याली की कमी रह गई है। हम अब की सूरत हाल के पेश नज़र इस मौके पर बताया कि इस्लामी शिद्दत पसंदी, मुसलमान रियासतों का दीगर मकताब फ़िक्र के लिए अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा, औरतों और अक़लियतों के हुकूक़ की पामाली ना करना किसी तौर पर इस्लामी तालीम से हम आहंग नहीं। 84 सामीन को बताया कि इस्लाम बतौर मज़हब इस्लाह की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि एक मुस्लिह का आना लाजिम है, जो फिर से उस राह को दिखाए जो असली इस्लाम की तरफ ले जाती है। और ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की सूरत में वाक़ई हो चुका है। ये इस सिलसिले में भी ज़रूरी था कि आजकल इस्लाम को एक शिद्दत पसंद मज़हब समझा जाता है और इसी तरह मीडिया भी एक मनफी शक्ल इस्लाम की पेश करता है। प्यारे हुज़ूर, जर्मनी के दीगर यूनिवर्सिटी में भी मज़ीद तकरीबात के प्रोग्राम बनाए जाएंगे। मसलन इस मौजू पर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को आज़ादी बख्शने वाले। आपकी खिदमत में दरख्वास्त है कि दुआ करें अल्लाह ताला हम लजना इमाला को यहाँ इस मुआशरे में अक्सर रंग में पैगाम पहुँचाने की तौफीक दे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने औरतों को हर किस्म के जबर सितम से निजात दिलवाई और आज कोई दूसरी औरत इतनी आज़ाद नहीं और ज़्यादा हुकूक की मालिक नहीं जितनी कि एक मुसलमान औरत है। हुज़ूर, हमने टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए जमात के शोबा तालीम के इश्तराक से इस अमर की ज़रूरत महसूस की कि नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए ऐप्स तैयार की जाएँ।
इसलिए कंप्यूटर साइंस में तालीम हासिल करने वाली लजना पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई। इसका आगाज़ कुरान करीम के जर्मन तर्जमे पर मुश्तमिल एक ऐप से किया गया। इसके स्क्रीनशॉट्स मुलाहिज़ा के लिए पेश हैं। 3 मेंबरात लजना ने इसको तैयार किया है। ये काम अंजाम पजीर हो चुका है। इसको इंशाल्लाह जलसा सालाना के बाद रसाई के लिए पेश किया जाएगा। हजूर मज़ीद 4 ऐप का मंसूबा बन चुका है। मसलन एक डेली लेसन ऐप, इसमें कुरान करीम की आयात, अहादीस और इरशादात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्क्रीन पर बतौर पुश मैसेज की सूरत में नज़र आएंगे। इसके अलावा एक निसाब ऐप बराए वाक़फ़ीन नौ, एक क्विज़ ऐप, तालीमी गेम ऐप बराए बचगान का मंसूबा है। प्यारे हुजूर एक प्रोजेक्ट जो जमात के शोबा तालीम की शिरकत से जारी है वो बच्चों के लिए कुतब की तैयारी है। अक्सर औकात माओं की तरफ से ये मुतालबा आता है कि उन्हें 60 साल के बच्चों के लिए जमात की तरफ से तैयार करदा कुतब जो जर्मन ज़बान में हो मिलने में मुश्किल पेश आती है। इसलिए एक लजना की टीम जो टीचिंग में ज़ेर तालीम है या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रही हैं, इन पर मुश्तमिल एक टीम की ज़रूरत महसूस की गई जो इन कुतब की तैयारी पर काम कर रही हैं। इस स्लाइड पर आप जिन मौज़ूआत को मुलाहिज़ा फरमाएंगे इन पर काम जारी है। मसलन इस्लाम में जन्नत और दोज़ख का तस्वुर, खुलफ़ाए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदुल नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़िया ताला अन्हा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनों से हुस्न सलूक, बच्चों और हमसायों से हुस्न सलूक और दीगर 7 कुतब तैयार हो चुके हैं जिनकी चेकिंग का काम हो रहा है। प्यारे हुजूर आखिर पर हाकसार लजना इमाला के लिए दुआ की दरख्वास्त करती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हकीकी अहमदी बनने और खिलाफत से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक दे। आमीन। अच्छा जी, अगली प्रेजेंटेशन दो माँ पारा सुल्तान। Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Mapara Sultan and I am delighted to be here and to present you the brain tumor glioblastoma multiforme and my research for new therapy. My presentation, next slide please. My presentation is divided into 3 main sections. I will start with the introduction, which will provide you some facts and figures. Then I will go on to concentrate on the objectives of my research and finish with a short conclusion. Glioblastoma multiforme is a brain tumor which arises from astrocytes. Astrocytes are cells that makes up a supportive tissue or the glue of the brain. Glioblastoma is the most common and most aggressive primary brain tumor in humans. This tumor is unusually high malignant because the cells reproduce quickly and they are supported by a large network of blood vessels. Glioblastoma is a rare disease with an incidence of 2 or 3 cases per 100,000 person life years in Europe and North America. In most cases, patients are asymptomatic until the tumor reaches an enormous size. That makes it so difficult to catch the patient in an earlier stage. If the tumor grows rapidly, the most common symptoms are caused by increased pressure in the brain. In that case, we have unspecific symptoms like nausea, vomiting, and headache. Depending on the location of the tumor, patients can develop a variety of other symptoms, such as weakness on one side of the body, memory or speech difficulties, and visual changes. The tumor may take on a variety of appearances. A CT scan will show an inhomogeneous mass with the dark center surrounded by swelling. Definitive diagnosis of a suspected tumor on CT requires a biopsy. Treatment can involve surgery, chemotherapy, and radiation, but surgery remains the standard of care. Next slide, please. Glioblastoma cells are widely infiltrative through the brain, so the aim of the surgery is to reduce the mass of the tumor. Other modalities, including radiation, are used after surgery to suppress and slow recurrent disease.
This graph illustrates the overall survival rates using current therapy options. Surgery in combination with radiation extend the survival to about 0.9 months, and surgery in combination with radiation and chemotherapy extend the life expectation about 7.9 months. Despite there being an improvement, there is no real success. It is very difficult to treat glioblastoma due to several complicating factors. Many drugs can't cross the blood-brain barrier to act on the tumor. A healthy brain can be damaged due to conventional therapy. Glioma cells can be found up to several centimeters away from the primary tumor, so a complete resection by the operation is not possible. The operation is only a mass reduction, so we need here an additional therapy. But the additional therapies are limited because the tumor cells are very resistant to conventional therapies, so a new point of view is needed. In my research, I investigate the possibility and benefit of using hyperthermia. Ein Slide zurück, bitte. Hyperthermia means a body temperature that's higher than normal. High body temperatures are often caused by illness, such as fever. But hyperthermia can also refer to heat treatments, the carefully controlled use of heat for medical purposes. When cells in the body are exposed to temperature that are higher than normal, changes take place inside the cells. Warmer temperature can make cells more sensitive, being affected by other treatments such as radiation or chemotherapy. Very high temperatures can kill cancer cells, but they can also injure normal cells and tissues. Next, please. The aim of my first study was to evaluate what happens with the normal human astrocytes by trying to damage the tumor cells with hyperthermia. By rising the temperature from 37 degrees to 44 degrees, I observed in glioma cells a significant increase of cell death, but only a moderate cell death in human astrocytes. So I could prove that hyperthermia in the treatment of glioblastoma injure primary tumor cells. Normal astrocytes are more resistant to hyperthermia. The next step was to evaluate whether the hyperthermia was making the cells more sensitive for chemotherapy. So this study was conducted to observe the impact of hyperthermia in combination with temozolomide, the standard drug on human glioblastoma cells. First of all, I figured out that treatment with hyperthermia at 42 degrees has an antiproliferative effect, means the tumor cells began to grow very slowly at high temperatures. Next, please. Over a test period of 72 hours at 37 degrees body temperature, the cells were not affected by chemo drug temozolomide. In contrast, they grew further on. The combination of temozolomide and hyperthermia at 42 degrees shows a significant decrease in effectiveness of the therapy. To sum up, all of these results show that hyperthermia has a very clear effect and can bypass the resistance of the tumor. These results prompt a new study. In February 2014, the existing study was expanded to an international clinical trial. Since August, patients were tested and treated with hyperthermia in combination with chemotherapy. Whilst it is still a long way up to establish this therapy pattern, but the first steps have been taken against an untreatable and incurable tumor. Alhamdulillah. Jazakallah. अच्छा फिर सवाल करो उससे ये भी डॉक्टर बन रही है ना फिर हाँ ऐसे करो ना सवाल हाइपोथर्मिया जी करनी नहीं ये बताओ पहले कि इस बीमारी की क्या परसेंटेज है पेशेंट्स में ट्यूमर्स जो अमूमन ट्यूमर्स की बीमारी है जो इंसानों में और इसमें हैं क्या परसेंटेज है वैसे तो 2 or 3 केसेस आते हैं 100,000 पेशेंट्स में 100,000 पर्सन में और इसमें जेंडर का फ़र्क भी है मेल्स में ज़्यादा आती है लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है
और इसमें ये भी है कि कोई रिस्क फैक्टर्स का भी नहीं हमें पता कि कौन से पीपल में ज़्यादा ये बीमारी आती है या कॉजेज़ नहीं पता है, नहीं। फिर कि रिसर्च कॉजेज़ पे करो ना पहले तो। नहीं, रिसर्च हुआ था लेकिन कोई ऐसे कॉसेस नज़र नहीं आए, कोई ऐसे कॉसेस ऐसे नहीं थे कि जो सिग्निफिकेंट कॉजेज़ पता हो। लगे तो ट्रीटमेंट आसान होती है। जी कॉजेज़ पता लगे तो ट्रीटमेंट आसान होती है। जी, लेकिन कॉसेस मिले नहीं आज तक कोई। फिर तो हाथ में पार रही हो ना अंधों की तरह दाएं बाएं। अच्छा, तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है? कन्वेंशनल से मुराद क्या है तुम्हारी? कन्वेंशनल से मुराद ये है कि यूरोप की कन्वेंशनल, एशियाई कन्वेंशनल, आयुर्वेदिक, हिकमत, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और जो अफ्रीकन ट्राइबल कन्वेंशन ट्रीटमेंट कोई करते होंगे ना, उनके किस कन्वेंशन की बात कर रहे हो? जी ये डायग्नोसिस ढूंढते ढूंढते जब मिल जाता है तो फिर सर्वाइवल कुछ महीनों की ही रह जाती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि एलोपैथिक की कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, ये पेन किलर और ब्लड थिनर और ये इस तरह चीज़ें हैं, यही चीज़ें होती हैं ना, हैं, और सर्जरी। हाँ सर्जरी, जी ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं। जी अच्छा, बाज़ होम्योपैथिक क्लेम करती है कि डिज़ोल्व कर देता है, वही तो मेरा ख्याल है उसकी कोई स्टडी आज तक नहीं हुई होम्योपैथी करो के ना बारे फिर। में। जी अच्छा, फिर ये कन्वेंशनल हो गई तो कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट है तुम करने लगी हो? वो नानो पार्टिकल के साथ होते हैं, वो हाँ? एल्युमिनियम के साथ होती है। हाँ, एल्युमिनियम के सीड्स होते हैं, वो ट्यूमर के अंदर उनको डाल के एम्बेड कर देते हैं, जी उनको एम्बेड कर देते हैं या उनमें ट्रीट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं? जो सेंटर में होते हैं उधर 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाती है, उधर ट्यूमर सेल किल हो जाते हैं जो सेंटर में होते हैं, और जो बाहर रह अगर जाते अगर हैं। अगर उसकी एक्सेस हो, जी अगर वो कहीं डीप हो तो फिर तो नहीं ट्रीट कर सकते आप अपने ट्रीटमेंट से। वो एक स्टेरियोटैक्टिक मेथड है जो बाहर से अंदर डाल के और जो blood में पल्सेशन डाल से के कर- आगे जाती है। ब्लड में डाल के कर देते हैं, नहीं हाँ। वो बाहर से बाहर से इंजेक्ट करते हैं। जी अच्छा, कोई स्पेशल नीडल है? जी कोई स्पेशल चीज़ है जिसमें पेन? जी वो एक नीडल होती है, वो नीडल के साथ वो फिर उसको प्लेस पे लगाते हैं और फिर पल्स के साथ आगे और पहुंच अगर जाते वो हैं। मेलिग्नेंट हो जी तो इस नीचे को टच करने के बाद वो जब बाहर निकालते हो तो उसको बाहर खींचते खींचती बाकियों में तो नहीं वो उसको अफेक्ट कर देती? वो पहले ही इतना इन्फिल्ट्रेटिव होता है कि उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं वो हर तरफ पहुंच जाते हैं। जिस वक्त वो ट्यूमर बनता है उसी वक्त वो उधर नहीं रहता बल्कि उसी वक्त सारे ठीक है, तो दिमाग जब में आप चला ट्रीटमेंट जाता करते हैं ट्यूमर की है। जी तो उस ट्यूमर की ट्रीटमेंट से उसी जगह होता है या वो फिर जो इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग एरिया जहाँ वो स्प्रेड कर गया था जी उसमें भी उसका असर हो जाता है उस ट्यूमर की ट्रीटमेंट से? जी उधर भी असर हो सकता है, हो सकता है या होता है हाइपोथर्मिया और वो मेडिसिन के साथ फिर वो मतलब पूरे दिमाग को उस हिस्से को अलग ट्रीट करते हो या ओनली ट्यूमर की ट्रीटमेंट से ही वहीं असर हो जाता है? ट्यूमर के ट्रीटमेंट के साथ ही असर हो जाता है। इसलिए ट्यूमर के सेंटर में 50 डिग्रीज होते हैं और बाहर जाते जाते कम डिग्रीज होके लेकिन एंड अप टू 42 डिग्रीज पूरा दिमाग को तो पहुंच क्या जाते रिसर्च हैं। के रिजल्ट क्या हैं अब तक? अब तक तो रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। गीसन में जहाँ मैं पढ़ती हूँ 3 पेशेंट्स का इसके साथ तीन जी 3 जी पेशेंट्स का इसके साथ इलाज तो करने की कोशिश की थी लेकिन मसला ये है कि एक्सपेरिमेंटल है और उसकी इजाज़त कोई चाहिए नहीं होती बचा है। उनमें से? नहीं फिर अच्छे क्या हैं, प्रॉमिसिंग तो ना हुए हैं? जी लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन इसके साथ काफ़ी बढ़ गई थी और ट्यूमर रिडंडेंट हो गया था, वो ख़त्म हो गया। तुम्हारी ट्रीटमेंट थी, बड़े अच्छे रिजल्ट आए, बल्कि 100% रिजल्ट ये हो गए कि वो आराम से पुरस्कून हो गए। एक बादशाह था, उसका घोड़ा एक उसका बड़ा लाडला था। वो बीमार हो गया, मरने लगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सांसें ले रहा था और यूं उछल रहा है। उसने हकीमों को बुलाया अपने ज़माने के बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा ये बादशाह सलामत, ये घोड़ा नहीं बच सकता, ये मरने लगा है। उसने कहा तुम मेरे लाडले प्यारे घोड़े को तुम मारने लगे ऐसी तैसी। उसने हकीमों को पढ़ के ना खूब जूतियाँ मारी।
फिर एक और हकीम को पता लगा कि वो है। अब वो पहले हकीमों का हाल देख चुका था, तो उसने आके कहा कि बादशाह सलामत, आपका घोड़ा, उस वक्त तक उसका सांस थोड़ा ठंडा होकर ना हो चुका था, कि आपका घोड़ा बड़ा पुरसकून हो गया है, अब इसको कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं है, अब ये आराम से सोया रहेगा। तो बादशाह ने ये कहा कि ये क्यों नहीं कहते कि मर रहा है, मर गया है? ये कहता है बादशाह सलामत, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। तो तुम्हारे ट्रीटमेंट से अभी तक बड़े अच्छे रिजल्ट आए और तीनों पुरसकून होकर मर गए। जी मसला ये है कि एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है, आखिर कुछ ना कुछ तो मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और तुमने सवाल क्या करना है डॉक्टर ने? ऊँची ये ऑन करो ना, इनको ऑन है, ठीक है ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ हजूर, मेरा नाम किश्वर मलिक है और हाँ। मैं भी मेडिसिन स्टडी कर रही हूँ। हाँ। मेरा आपसे यूटरस के बारे में एक सवाल है। हैं? मेरा आपसे यूटरस के बारे में एक पेपर सवाल। उसने पेश किया, सवाल मुझसे कर रही हो। यूट्रस के? जी, हाँ वो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनका पैदाइशी तौर पे यूटरस नहीं होता, कुछ ऐसी होती हैं कि उनका ठीक काम नहीं करता। ये या वैसे वो बड़ा श्रिंक हो जाता है जी, हाँ। या वो कैंसर की वजह से निकाल लिया जाता है। हाँ। तो ऐसी या लेडीज़ बादों की ट्यूब्स ही निकाल ली जाती हैं, अगर यूट्रस होता है इसलिए हो सकता है उनके किसी और तरीके से। हाँ तो ऐसी लेडीज़ की हेल्प करने के लिए तकरीबन 2 साल पहले एक डॉक्टर्स की टीम ने उनकी माओं का यूट्रस निकाल के उनके अंदर ट्रांसप्लांट किया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हुए ऐसी औरतों का लिया था जिनका खूनी रिश्ता नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हुआ था। तो मेरा ये सवाल है कि अगर ये अभी कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है, मगर हैं? ये अभी कॉमन ट्रीटमेंट नहीं नहीं है, है, हाँ। मगर अगर कोई मुस्लिम वुमन इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठा सकती है तो वो ये ट्रीटमेंट ले सकती है। सवाल ये है कि जब माओं का किया तो माँ अगर बूढ़ी है तो उस यूट्रस की इतनी उसमें है कैपेसिटी या वो इस हद तक सेहतमंद कि वो कंसीव कर सके? जी, वो पहले फिर वो चेक कर लेते हैं कि वो माएँ इतनी उनकी एज इतनी ज़्यादा ना हो। कुछ माएँ होती हैं वो फिर 50 की होती हैं या 48 की होती हैं, तो फिर वो तो माओं के यूट्रस के साथ जो पैदाइश है वो जिस बच्चे की हो रही है, मेल और फीमेल के जोड़ से ही होना है ना। वो जो ये लोग ये करते हैं कि जिनके नहीं होता और दूसरे मेल का लेके स्पर्म को लेके फिर उसको बार ग्रो करके उसके बाद यूट्रस में डालते हैं, वो चीज़ गलत है। लेकिन जब अपना मियाँ बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, हैं? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसके बारे में सवाल करना है? तुमने इसके बारे में सवाल करना है? हाँ खड़ी करो। हाँ माइक्रोफोन ले लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व आ गया उसके पास आ गया। हाँ ऑन करो। ठीक है ठीक है। मैं अपना सवाल इंग्लिश में बेहतर कर सकूंगी क्योंकि हाँ करो, साइंटिफिक चलो इंग्लिश में करो, जर्मन में ना करना। You said that my question is, do you know why chemotherapy works better with hyperthermia? Because I know that in chemotherapy you use, for example, antibiotic-related therapy to shut off some receptors so that cells do not proliferate unlimitedly. So do you know why hyperthermia could make chemotherapy better? Because I don't know the connection. I don't see any direct connection. हाँ, Temozolomid is a medicament which works on the DNA of the cells, and the glioma cells haven't got so much receptors for the temozolomid, so it doesn't work so well. And if we put the cells in hyperthermia for an hour,
then we can induce the cell to proliferate, make more of these channels. So temozolomide can go into the cells and work on the DNA and suppress the DNA and damage the DNA so the cells die. इसका सवाल क्या है कि केमोथेरेपी से तुम्हारा सिस्टम में से कौन नहीं, केमोथेरेपी क्यों नहीं देते रहे? कि जो दवाइयाँ होती हैं केमोथेरेपी हाँ वो कहती है केमोथेरेपी क्यों नहीं करते, वो उसमें और इसमें क्या नहीं कि हाइपोथर्मिया से क्या इफेक्ट आता है केमोथेरेपी जिस तरह कीमोथेरेपी के ऊपर होते हैं या कीमोथेरेपी तो नहीं आप करते ना इस ट्रीटमेंट के साथ? नहीं, मैंने तो हाइपोथर्मिया प्लस केमोथेरेपी का किया दोनों किया है जी। अच्छा, तो हाइपोथर्मिया से वो जो सेल्स होती है एक तो वो वीक हो जाती है। अच्छा, फिर उसको कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल हो जाता है जी, इसलिए कि वो जो उसने सवाल क्या किया था? मैंने सवाल यही किया था कि हाइपोथर्मिया से केमोथेरेपी क्यों बेहतर होती है? वो तो दोनों ट्रीटमेंट इकट्ठी कर रही हैं, वो दोनों ट्रीटमेंट्स इकट्ठी कर रही है। हाँ जी, लेकिन इससे तो हाइपोथर्मिया तो केमोथेरेपी में सिर्फ वो वीक नहीं होंगे, उसको बार बार वो करने से बाज़ दफ़ा उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं केमोथेरेपी के। यही है ना, इसलिए कर रही है ना जी। हाइपोथर्मिया की वजह से कम कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है। अब वो कीमोथेरेपी से जो आपके बाल झड़ जाते हैं या और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं वो शायद कम हो जाएं ना। जी। हाँ, इसी के बारे में सवाल है, करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम कुरातुल कुरैशी है। मेरा सवाल ये, अगर ये जो थेरापी शीमोथेरापी, अगर इसको वो जो फिटोथेरापी उसको कहते हैं जड़ी बूटियों का, जो उसके साथ कॉम्बिनेशन किया जाए, इसलिए मैं नाट्रोपैथ का पढ़ रही हूँ, तो उसमें उन्होंने ये कि अगर शीमोथेरापी के साथ जड़ी बूटियों को तो क्या कहते हैं? फिटोथेरापी, फिजियोथेरेपी, फ्यूटो। हाँ। तो अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन, हमारा जो डोसेंट है, टीचर है, जो रिसर्च से तो नहीं अभी साबित हुआ, अब उसने कहा था कि ये है कि देखा गया कि अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन किया जाए तो इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो अगर हम इनका मेरा ये इनकी राय होगी, अगर वो इस साइड पे कोशिश करें शीमोथेरापी और जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, इसको कॉम्बिनेशन में इस साइड में रिसर्च करें। क्या क्या इस सवाल समझ आ गया इसका? मुझे तो नहीं पता लगा क्या क्या है। तो तुम्हें समझ आ गई? जी। अच्छा, कि कीमोथेरेपी के साथ फिटोथेरापी के कॉम्बिनेशन मैंने तो नहीं की, लेकिन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा अब इस सेल, इसलिए ये ग्लियोमा के सेल बहुत स्पेशल होते हैं, इसके साथ कौन सी जड़ी बूटियाँ इसका मतलब कीमोथेरेपी के साथ जो इनका जो जड़ी बूटियाँ हर्बल जो है ट्रीटमेंट या नेटिव ट्रीटमेंट वो की जाए, उसके मतलब रिसर्च की है कि नहीं? उसने तो रिसर्च नहीं की इस पर। आप कर लें। हाँ, पढ़ रही है तो कर लेना रिसर्च, इसने तो जो किया बता दिया। और हजूर मेरा बस एक छोटा सवाल था, जो एलोपैथिक का इस्तेमाल है वो किस हद तक करना चाहिए? इसलिए जो एलोपैथिक मेडिसिन का जो इस्तेमाल है किस हद तक करना चाहिए? also मेरे ख्याल से तो उसके किस हद तक करना चाहिए, या इसलिए उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट। डॉक्टर कहता है करते रहो, या अब डॉक्टर तो इधर पैसे कमाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर इधर पैसों की वजह से कहते हैं। डॉक्टर पैसे कमाते हैं तो उसके बाद जहाँ पता लग जाए कि पैसे कमाने लगे हैं वहाँ छोड़ दो। ठीक है, अच्छा। वैसे पता नहीं, मुझे असर है कि इन मुल्कों में, जर्मनी में भी शामिल है, उनमें बाज़ और मुल्क हैं कि एशियंस को वो अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए रखा होता है इन्होंने। पेन किलर्स लिख देते हैं हर दफ़ा, कोई भी वो तो जब उनको कोई समझ ना आए तो दे देते हैं पेन किलर वगैरह, अदरवाइज़ तो जो हद तक उनको समझ आती है वो ठीक है। इसलिए दूसरे इलाज भी करने चाहिए, दूसरे इलाज भी साथ साथ कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। एक दफ़ा खलीफा मसीह सानी दवाई अपना इलाज करे, दवाई खाई, पहले उन्होंने देसी दवाई खाई हकमी के मुँह की, फिर उन्होंने एलोपैथी दवाई खाई, फिर थोड़ी देर बाद साथ ही होम्योपैथी खा ली। तो उनके बेतकल्लुफ़ एक दोस्त बैठा था, उसने कहा हुज़ूर आपने ये तीनों दवाइयाँ खा ली, क्या पता क्या फ़ायदा क्या है? मैंने कहा ये तो दवाइयाँ इलाज है, ये खुदा नहीं है। मैंने तो इसलिए, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किस में शफा रखी है, मैंने इसलिए तीनों खा ली हैं। इसलिए खा लो। हाँ, अगला पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर।
In the following, I am going to present the topic of my master thesis, which is the discussion of the headscarf from a pedagogical point of view. अच्छा. As we know, the headscarf was banned for Muslim women working in public services, for example, teachers and lawyers, for more than 10 years in Germany. Reasons for the ban were primarily based on the statements of politicians and feminists who articulated their doubts regarding the role of women in Islam. While democracy, tolerance, gender equality, and neutrality of state are perceived as Western norms, the Islamic values, including the headscarf, are considered opposite to them. Even though the ban was lifted in January this year, the concerns regarding the headscarf, especially for teachers, remain the same. The question that arises and was researched on is where the actual evidence proving those concerns is. Very soon the conclusion could be drawn that there was no such pedagogical discourse, even though the concerns towards teachers wearing a headscarf were articulated for allegedly pedagogical reasons. Following the cause of establishing a pedagogical discourse about the headscarf, and in order to avoid the current discourse reproducing the imagined abstract danger, certain aspects appeared necessary to be taken into consideration. For example, Foucault's theory of discourse analysis assumes that every society produces discourse while controlling, selecting, organizing, and canalizing it. Certain procedures are undertaken by hegemony to regulate the threat implemented in every discourse. Regulating procedures are such as the discussion about who's allowed to take part in the discussion and who's not, whose opinion should be valued and who's objected, what the main categories of the discourse should be, and what their definitions should be like. This leads to the conclusion that the definition of the terms tolerance, gender equality, and neutrality coined in the discourse of the headscarf also underlie the hegemonic interests in controlling the outcome. The recognition of these facts further reveals that the discourse of the headscarf is stigmatized by a hegemony which claims to have an absolute and universal definition of the key terms. In addition, Muslim women pointing out their headscarves as their interpretation of freedom are excluded from the discourse, arguing that they allegedly grew up being oppressed and thus do not know what the true meaning of freedom is. And as they are not taking part in the discussion, the definition of the terms under discussion is also given by this hegemony. While Muslims objecting to the hegemony's opinion are continuously ignored, Muslims agreeing with the hegemony and criticizing Islam are showcased as examples of how education of Muslims by hegemony can be successful. Leading examples for the latter are the social scientist Necla Kelek, author Seren Ateş, and politician Lale Akgün. Voices from their own society, siding with Muslims, are put off as being naive and not understanding the essence of the discussion. Returning to the question of how to produce a suitable pedagogical discussion, it becomes obvious that this discourse pattern needs to be broken. The central categories of the discourse must be redefined, and all voices need to be considered and valued equally in order to be able to draw objective conclusions. For the thesis, these findings legitimated to highlight the Islamic view on the headscarf and gender equality in a differentiated way. Furthermore, a range of German and international voices and researchers criticizing the ban could be pointed out, such as Heiner Bielefeld, who currently holds the position of the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. The core of the thesis was statements of Muslim women and what they think of their headscarves. That's why the categories: positioning of own religious beliefs, reasons for wearing a headscarf, attitude towards gender equality, understanding of tolerance, political views, and understanding of their profession as a teacher were chosen. All in all, the thesis showed that the headscarf is connected to religious devotion for Muslim women, thus not restrictable. There is no concept in Islam of banning women from leaving the house, even though certain tasks are divided between men and women. Muslim women and would-be teachers understand their scarves as an act of emancipation and do not identify with the assumptions projected upon them. Their understanding of gender equality, neutrality, and their profession as a teacher does not object to democratic values or the pedagogical duty of school. And there is no case whatsoever proving that a teacher caused trouble at her school because of her wearing a headscarf. In January 2015, the headscarf ban was lifted, alhamdulillah. The German Federal Constitutional Court passed the judgment that a general ban on headscarves on merely the basis of an abstract danger was not compatible
compatible with religious freedom granted according to fundamental rights. An individual ban is only possible if objective danger posed by a certain teacher with a headscarf can be attested. However, the court did not specify whether the argument is sufficient that Harmony of School was disrupted because of the teacher's headscarf, or whether it depends on if the teacher was actively involved and guilty in that disruption. Many school headmasters articulated their concerns towards this decision of court. Also among society, there were protests against the repeal of the law, whereby the concerns towards Muslims were articulated once more. But contrary to this, many politicians and other significant personalities in society also favored the elimination of the ban, seeing a step further towards democracy and equality in it. May Allah Ta'ala continue opening up people's hearts towards Islam and its teachings and enable us to understand our task in undertaking tabligh in a wise way, as the Holy Quran and our beloved Khalifa Ayyadahullah Ta'ala ibn Nasr al-Aziz expects us to do. Ameen sum ameen. Jazakumullah ahsanul jaza. अच्छा, फिर इतनी तेज़ पढ़ा है उसने कि पता नहीं समझ भी आई किसी को कि नहीं। टाइम थोड़ा दिया गया था। हाँ? टाइम थोड़ा दिया गया था। समझाना तो था बेचारियों को। मास्टर्स कर रही हो। हाँ जी, सवाल करना किसी ने? कोई नहीं सवाल करना? हाँ। हेड स्कार्फ के बारे में, इसके बारे में सवाल जो उसने कहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। सुमेरा नैयर राना, एम्पावरमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स कर रही हूँ। आपसे ये सवाल था कि आप जो लजना सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ पढ़ रही हैं उनको इस बात हेड स्कार्फ नहीं पहनना चाहिए जी, अब ये इस बात पे रोशनी डालें कि उन्हें कौन सी ऐसे मज़ामीन पे थीसिस लिखनी चाहिए जो कि मुस्तकबिल में। इतना लंबा अपना आर्टिकल पढ़ा है जी, तो फिर उसके ऊपर सवाल नहीं कर रही, ये उसी के ऊपर सवाल है? नहीं, ये सवाल इससे कि इस तरह की थीसिस जो बेहतर नताइज का हो आइंदा हमारे मुस्तकबिल के लिहाज से। क्या कह रही है? क्या कहा है इसने? कुछ पता आया लगा है? टॉपिक्स बताएं। वो कह रही हैं कि कुछ टॉपिक्स बताएं जिससे थीसिस लिखे जा सकें, जिनसे आप बेहतर नताइज पे पहुंच सकें। टॉपिक बताएं जिसके बेहतर नताइज हों। जी। किस बारे में? जिसमें माशरती कमज़ोरियों पे निशानदही की जा सके, या यूरोपियन या जर्मन माशरे की। तो अभी तक तो यही नहीं पता लगा, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, कई दफ़ा लजना में बता चुका हूँ। टॉपिक्स का सवाल ये है कि असल चीज़ है मॉरल्स, ठीक है? अब मॉरल्स की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, ठीक है ना? मसलन यहाँ यूरोप में अखलाक ये हैं कि अगर मर्द और औरत अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात कायम कर लें बग़ैर शादी के हैं, तो ये अखलाक में और क्या कानून में कोई पकड़ नहीं, ठीक? लेकिन अगर ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम हो तो उसको कानून पकड़ लेता है। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी जो डेफिनेशन है गलत है अखलाक की। इस मामले में एक तरीक़ा है सही कि तुम अल्लाह ताला ने पैदा किया मर्द और औरत को, तो शादी करो, नस्ल पैदा करो और आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और तस्कीन का बायस बनो, ठीक? तो ये इस्लाम की डेफिनेशन है। इसलिए यहाँ ये सवाल नहीं कि है कि तो एक तरीक़ा बताया, अगर तुम इससे हटके करते हो, ताल्लुकात कायम करते हो और छुपे हुए ताल्लुकात हैं तो फिर वो उसकी सज़ा है इस्लाम में, ठीक? तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह बाकी यहाँ तक सवाल है झूठ का, चोरी का, कि नहीं करनी चाहिए, ये सच्चाई का इख्तियार करनी चाहिए, ये चीज़ें तो हर जगह कॉमन है। फिर इसी तरह कानून पास पार्लियामेंटें कर देती हैं होमोसेक्सुअलिटी की, ये भी गलत है। इनके अखलाक के में इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन इस्लाम कहता है, ये बल्कि हर मज़हब कहता है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। इसी की वजह से कौम पे अज़ाब आया, ठीक? इसी तरह और कई टॉपिक निकाल सकते हो तुम लोग
आखिर इतने रिसर्चें कर रहे हो तो फर्टाइल जो है ना तुम लोगों के निकालो। ठीक, समझ आई? जज़ाकुमुल्लाह जी। बाकी रह गया हिजाब। हिजाब का ताल्लुक़ ये इसने लिखा था, हिजाब ये है तुम्हारी था यहाँ एक फ़िक्रा लफ्ज़ लिखा हुआ था कि ये तुम्हारी डिवोशन या समथिंग इस तरह का फ़िक्रा बोला था तुमने। जी, यानी कि जो मुसलमान औरतें हिजाब पहनती हैं, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ। वो तकरीबन आखिर में था जब रिजल्ट्स जिस स्लाइड पे हैं, जिस मुसलमान स्लाइड औरतें पे पहनती रिजल्ट्स हैं तो हैं, क्या करती हैं? वो कहती हैं कि हम हिजाब अपने मज़हब की इताअत के तौर पे पहनते हैं और हमारे लिए इसे छोड़ना मुमकिन नहीं। मज़हब की इताअत के तौर पे जो पहनते हैं तो सिर्फ इतना तो नहीं, इस्लाम का मज़हब तो ये तो नहीं कहता कि सिर्फ इताअत किए जाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ इस्लाम ने कि सिर्फ इताअत करो आंखें बंद करके। हाँ, एक बात में आंखें बंद करने के हुक्म है, और वो भी इसलिए कि अगर वो तुम ईमान ले आओगे अल्लाह ताला पे, गैब पे ईमान, अगर ईमान ले आओगी आंखें बंद करके और इस यकीन के साथ कि खुदा है चाहे नज़र आए ना आए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ईमान बढ़ता जाएगा अपना इजहार भी करेगा। ये पर्दे का जो हुक्म आया या हिजाब का जो हुक्म आया या अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए आया, और अमूमन एक तबका ऐसा है जो बेशर्मों का तबका होता है, चंद लड़के उबाश होते हैं जो औरतों को हिजाब में या निकाब में छेड़ लेते हैं या खींच लेते हैं या उनसे ख़तरा हो जाता है। वो तो जेब कुतरे भी होते हैं, पॉकेटर होते हैं या और किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अमूमन शुरफा जो हैं वो हिजाब को देख के वो समझते हैं कि ये औरत ऐसी है कि इससे मैं ज़रा एहतियात से बात करूं। और जब हुक्म आया तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपना सर झाँप लो। क्यों ढांपो, इसकी वजह बताई कि तुम्हें नुकसान पहुँचाते हैं दूसरे लोग, ठीक है जी। और उसके नुकसान से बचने के लिए तुम्हें अपनी एक आइडेंटिटी कायम करनी चाहिए और अपना एक बैरियर रखना चाहिए मर्द और औरत के दरमियान। जी, ठीक, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ इताअत कर दो और इसलिए हुक्म है मेरे मज़हब का मैंने इताअत करती हूँ, ठीक है। बाज़ ईमान वाले ऐसे होते हैं जो मज़हब का हुक्म है और इताअत इस बात पे कर लेते हैं, लेकिन हर एक का ईमान इतने मयार पे नहीं पहुँचा होता कि हर सिर्फ यही कह दो कि इताअत करो और उसकी दलील ना दो कि क्यों इताअत करो। इसलिए दलील होनी चाहिए। जी, जो जिन औरतों का यहाँ इंटरव्यू लिया गया था वो टीचर बन रही थी और हिजाब पहन रही थी, उन्होंने ये दलाइल भी दी थी, लेकिन पॉइंट ये भी था कि इस सोसाइटी के जो लोग हैं वही कहते हैं कि आप घर तो जाके जो कहते हैं ना, फिर उनके पास तो फिर एक एतराज़ और आ जाएगा ना कि तुम मुझे मेरा मज़हब कहता है तो मैं कुर्बानी कर रही हूँ मज़हब की खातिर, तो वो आगे से कह देंगे कि तुम्हारा मज़हब अजीब है कि तुम्हारे से कुर्बानी ले रहा है और मर्द से कुर्बानी नहीं ले रहा है। ये एतराज़ नहीं किया था? वो तो करता है, लेकिन फिर इन औरतों ने ये तो औरत को बेचारी कुर्बानी देती रहे, क्यों दे? सवाल उठाएंगे ना जी। फिर अपनी हमदर्दियाँ उनके साथ हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी लड़कियाँ लड़के ऐसे होंगे जब उनको ये कहेंगे लोग कि देखो व्हाट अ पिटी है, बड़ी सिंपैथी हमारे तुम्हारी साथ है कि देखो तुम कुर्बानी कर रही हो अपने मज़हब की खातिर जिसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम उनको बताओ कि ये फ़ायदा है जी। ये दलाइल भी पेश किए और उसके लिए अमूमन ये है कि अगर जहाँ कुरान करीम ने हुक्म दिया ना कि पर्दे का, उससे पहले आयत में मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नज़रें भी नीची रखो। मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ और मेरा ख्याल है तुम लोग तो सारे बयान नहीं करोगे, तुम लोगों को शायद जलसे में दोबारा बयान कर दूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी यूरोपियन औरतें जलसे पे हमारे आती हैं यहाँ, और वो एक ब्रिटिश थी, गालबन जर्नलिस्ट ही थी, जलसे पे यूके में भी आई हुई थी। वो सारा दिन रही हमारे जलसे पे और ज़्यादा वक्त उसने औरतों की मार्की में गुजारा। और पहले वो कहती थी कि सेग्रीगेशन जो तुम करते हो तो वो ये क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल मसला है कि तुम मर्दों में न रहो और सारा दिन मैं औरतों में रहूँ, बोर होती रहूँगी। उसके बाद सारा दिन जब गुजारा
तो शाम को उसने ये बयान दिया कि यहाँ मैं ज़्यादा आज़ादी से और अपनी आइडेंटिटी कायम करके रही हूँ। औरतें यहाँ काम भी कर रही थीं, औरतें यहाँ तकरीरें भी कर रही थीं, औरतें यहाँ खाना भी खिला रही थीं, औरतें यहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी भी दे रही थीं, औरतें बाकी काम भी कर रही थीं। और मुझे आज एहसास हुआ, पहले मुझे एहसास नहीं हुआ था कि बहुत सारे मर्दों की नज़रों से मैं बची हुई थी जो गलत नज़रें डालते हैं। और मैंने सर पे दुपट्टा लेके फिरी हूँ या औरतों में रही हूँ, तो आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी औरत की एक वैल्यू और इस्लाम उस वैल्यू को बताता है। ठीक जी। तो ये है, सिर्फ ये कह दो कि बेचारी कुर्बानी करके ये कर रही है, तो कुर्बानी औरत ही देती रहे। मर्द उसको 2 चपेड़ें लगा देता है, उसके बाद कहता है तुम कुर्बानी करो और बोलना ना, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। नहीं हुजूर, ये सब मैंने थीसिस में लिखा था। हाँ। और ये जो औरतें जिनके बयान लिए गए थे उन्होंने भी दलाइल जो आपने बयान किए वो उन्होंने भी बयान किए। सिर्फ पॉइंट ये इसलिए इस तरह से मैंने लिखा क्योंकि ये माशा ये कहता है ना कि आप घर जाके जो मर्ज़ी पहन लो, लेकिन स्कूल में जब टीचर के तौर पे आप काम करते हो तब उस वक्त के लिए उतार दो, बाकी आप जो मर्ज़ी सोचो। इसीलिए बात यह है कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो पहनना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम सर पे एक स्कार्फ बांध लेती हो, एक आदत नहीं बातों को जब आदत पड़ जाए तो सर ढांके बगैर नहीं रह सकती। पुरानी माइयाँ यहाँ भी यूरोप की जो हैं उनको देख लो, जिनको आदत है वो सर पे अभी भी बांध के फिरती हैं स्कार्फ, और सर्दियों में ज़्यादा मफलर बांध देती हैं। ठीक। तो जब आदत पड़ जाए उनको, मुझे एक आदत है इसलिए इसका हिस्सा मैं पहनती हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है तो फिर उस काम के लिए रिसर्च वर्कर मसलन अगर है, अब रिसर्च में तुम्हें एक स्पेशल कैप पहननी पड़ती है या अपने आप आगे ढांकना पड़ता है या यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, उसमें रिसर्च हो रही है तुम वो कर सकती हो, वहाँ तक हद तक ठीक है। लेकिन जब उससे कमरे से बाहर आओ तो फिर प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। असल चीज़ ये है हया, औरत को हया रखनी चाहिए अपनी, ताकि वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रख सके। और यहाँ हया नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो बेहयाई में मुब्तला है, शादी से पहले गलत कामों में मुब्तला है। ठीक। इसीलिए आज़ादी दी, तो इस्लाम तो इज़्ज़त को कायम करने के लिए कर रहा है। यहाँ इन्होंने कौन सी इज़्ज़त कायम कर ली? ठीक, दलीलें देनी चाहिए ना जी। दलील दी होगी, तुमने ज़रूर दी होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे इस लफ्ज़ पे एतराज़ सिर्फ है कि सिर्फ कुर्बानी कोई चीज़ नहीं, हम कुर्बानी के लिए नहीं दे रहे मज़हब के लिए। हाँ, ये कह सकती हो कि मेरा मज़हब मुझे कहता है और मैं क्योंकि मज़हब को मानती हूँ इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी मज़हब की तालीम से गलत हट के अमल करूँ। लेकिन जब तुम कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगी तो गैर एतराज़ करेंगे। जी। ठीक है जी। ये मेरा मतलब है कहने का। समझ आई? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरे दो सवाल है, एक पर्दे के हवाले से है कि बहुत सारी आयात कुरान करीम में हमें मुतवज्जो करते हैं कि इंसान को अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, और लेकिन समेटना व अताना की भी तलकीन करता है। तो अब ये सुना जाता है कि मसलन पर्दे का हुक्म है, सिर्फ औरत को करता है, मर्द को नहीं करता समेना? हाँ जी, ये मैंने पूछना था कि मसलन पर्दे का हुक्म है कि पहले अब सुना जाता है कि पहले मैं इस हुक्म को समझूंगी फिर इस पर अमल करूंगी। पहले मैं इस हुक्म को समझूंगी फिर इस पर अमल करूंगी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, आज कैसे समझाना चाहिए? कि तो उनसे कहो ज़रूर समझो और अमल करो फिर, लेकिन समझने के लिए खाली जहन करो। समझने के लिए तुम्हें सारी अपनी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि किन किन हालात में तुम रहते हो। हैं हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने इसलिए लिखा है कि मर्दों का तुम एतबार न करो। इसी तरह है जिस तरह किसी कुत्ते के आगे रोटी डाल दो और फिर उससे कहो कि ना खाए। जब तुम बेपर्द हो के फिरते हो तो मर्दों के गलत नज़रों के अंदर आते हो। ठीक है जी। हाँ, हज़रत ने फरमाया कि तुम मुझे पूछते हो ना कि पर्दा नहीं होना चाहिए या हिजाब नहीं होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात,
लेकिन उससे पहले मुझे तुम इस बात की गारंटी दे दो कि मर्द तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखेगा। दे देती हो गारंटी? नहीं। बस जब गारंटी नहीं दे सकती तो फिर वो करो जो इस्लाम कहता है जी। और इससे अपनी डिग्निटी कायम होती है, अपनी इज़्ज़त और वक़ार कायम होता है जी। हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि लोग इज़्ज़त और एहतराम करते हैं उन औरतों का जो अपने सरों को इस तरह ढांक के रखती हैं और अपना लिबास को हयादर रखती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ने फरमाया अल हया मिनल ईमान, के ईमान का हिस्सा है हया। और औरत की हया यही है कि वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखे, अपनी इस्मत को महफूज रखे, इससे पहले कि उस पर गलत इल्ज़ाम लगें और उस पर उंगलियाँ उठें और गलत बातें उसके मुतल्लिक हों, वो अपना वक़ार कायम रखे और बिला वजह की ना दोस्तियाँ करे लड़कों से, मर्दों से, ना इस किस्म की हरकतों में मुलव्वस हो जिससे उसकी वक़ार और इज़्ज़त पर हरफ आता हो। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ कोलीग्स होते हैं, उनसे बात भी करनी पड़ती है मर्दों से, लेकिन उस प्रोफेशन की हद तक, उस माहौल की हद तक और उस अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक या पढ़ाई से मुतल्लिक या रिसर्च से मुतल्लिक तो बेशक करें बात, ठीक जी, लेकिन एक बैरियर रख के, उनको पता हो इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि फिर दोस्तियाँ हों और टकशप में और कैंटीनों में और रेस्टोरेंट्स में जाके बैठ के गप्पे मारी जाएं, उससे फिर आगे गलत तालीम फैलती है। जी। ठीक है जी। इसीलिए ये भी अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अपनी आवाज़ों को जब तुम बात कर रहे हो तो मर्दों से तो इस तरह रखो जिसमें तुम्हारा वक़ार होता है, उनको पता लगे कि ये बिला वजह मैं इससे फ्री होकर गलत कामों में मुलव्वस नहीं करवा सकता इसको। तो असल चीज़ जो इस्लाम कहता है वो ये है जज्बात का कंट्रोल। उसका मर्दों को भी हुक्म है, औरतों को हुक्म है, लेकिन औरत कमज़ोर भी होती है बाज़ दफ़ा और ज़्यादा बाज़ दफ़ा बातों में आ जाती हैं मर्दों की चिकनी चुपड़ी, इसलिए उनसे कहा जाता है कि अपना एक बैरियर कायम करो और बैरियर के लिए एक ज़ाहरी इजहार जो है वो हिजाब और पर्दे का है। ठीक जी। अब बताओ क्या कहती हो? मेरा दूसरा सवाल था कि इतनी देर हो गई अब हम लोग इतनी देर हो गई कि अब हम लोग तशरीफ़ नहीं ला रहे, तो मेरा सवाल था कि आप हम लोग तो वहाँ की 100% औरतें पर्दा करती हैं? नहीं, ये दिखाने के लिए बुलाना है मुझे? अच्छा, मौका होगा तो आएंगे इंशाल्लाह। हाँ हुजूर, मैंने एक बात और कहनी थी कि मैंने अपना मास्टर्स कर लिया हुआ है। अब मैं ट्रेनिंग टीचर के तौर पे स्कूल में, यानी कि एक दिन पढ़ती हूँ और 4 दिन पढ़ाती हूँ स्कूल में। कमाल कर दिया। और हिजाब के साथ ही पढ़ाती हूँ। और हिजाब के साथ पढ़ाती है, बस सबसे अच्छी बात है। असल चीज़ नमूना है अपना। ये नमूना इसलिए कायम करो कि मैं मज़हब पे पाबंदी करती हूँ और तुम लोग मज़हब को छोड़ रहे हो। 65% क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं और मुसलमान उस पर अमल करते हैं। कुछ फनेटिक हैं। मैंने एक लजना के पिछले इज्तिमा में मिसाल भी दी थी, एक तस्वीर बनी हुई थी कि एक कार के ऊपर वो शटल कॉक बुरका होता है ना, पुराने ज़माने में होता था, वो एक कार के ऊपर पूरा बुरका डाला हुआ है, उसके आगे वो होल बने हुए हैं और औरत उसके अंदर ड्राइव कर रही, नज़र नहीं आ रही औरत। नीचे कैप्शन लगी हुई है कि तालिबान ने औरतों को कार ड्राइव करने की इजाज़त दी थी। तो इस तरह की सख्ती भी नहीं है, ना इस तरफ ना उस तरफ। इस्लाम दरमियाना रवि का मज़हब है, दरमियान में रहो तो ना तंगी होगी ना खुद मुश्किल में पड़ोगी। ठीक है? हाँ, ये कहती है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा अहमद है। मैं इस मौजू से हट के एक सवाल करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर याजूज माजूज के मुतालिक कहा जाता है कि इस दौर में वो रशिया और अमेरिका हैं, तो इन दोनों में जो नफ़रतें हैं इनकी क्या बुनियाद है, इनकी क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रतें हैं? बात यह है कि जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हरकतें का, अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ हरकतें कर रहे हैं और मज़हब को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो ये हैं। नहीं तो सिर्फ ये यहाँ तक महदूद तो नहीं, हर वो ताकत जो ताकत पकड़ने के बाद इस्लाम को और खुदा ताला के मुकाम को गिराने की कोशिश करती है और ख़त्म करने की कोशिश करती है, या ये कहते हैं कि खुदा ताला का वजूद नहीं है या मज़हब गलत है या इस्लाम के ऊपर हमले करते हैं जी, तो उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ महदूद तो नहीं कर सकते। ये तो एक दो बड़ी ताकतें हैं और वही हरकत कर रही थी, एक कम्युनिज़म और एक कैपिटलिज्म के नाम पे, इसलिए उनको नाम दे दिया गया। ठीक, लेकिन वहीं उसका तो कि इससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते, ये भी गलत है। जी, हर ताकत जो है वो जो इस्लाम को ख़त्म कर रही है वो उसी कैटेगरी में आ जाएगी।
ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। कोई उसको कहने दो, बेचारी पीछे से हाथ खड़ा करके बैठी। हाँ करो जल्दी से। हाँ मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में सवाल करना था। ज़रा ऊंची बोलो, करीब करो माइक्रोफोन। मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में सवाल करना था, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में। हाँ। मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है जो हदीस है जिसमें कहा गया है, एक हदीस है जिसमें कहा गया है 72 फ़िरके गलत होंगे और एक जमात सही होगी, वो ज़ईफ़ है। क्या है? ज़ईफ़ है जी। तो वो मैंने क्या पूछना था, और जमात कहती है ये सही है, तो जमात का क्या तरीका होता है एक हदीस को कैटेगरी में डालने का? सवाल ये है कि चाहे उसकी कमज़ोर हदीस या ऐसी हदीस जो असल 6 किताबों में से नहीं लिखी गई हदीस की, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी वगैरह में अगर नहीं भी हैं तो अगर वो साबित हो गई, ज़ाहिर कर दी, तो वो हदीस सही है। क्या इस्लाम में 72 फ़िरके नहीं हैं? वो कहते हैं कि इसको गिना नहीं जा सकता। गिना क्यों नहीं जा सकता? लोग उन्होंने गिन के दिखा दिया। सुन्नियों में 34-35 फ़िरके हैं, शियों में इतने ही फ़िरके हैं, इनके आगे सब डिवीजन हुई हैं। ठीक है, फ़िका तो 4 फ़िके हैं हनफी, मालिकी, शाफ़ी वगैरह, ये सारे फ़िरके हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी सब डिवीज़न भी है और इसको लोग मानते हैं। अभी पिछले दिनों में ये एक किसी ने मुझे लतीफ़ा दिखाया कि वो 2 आदमी, एक बंदा खुशकशी करने के लिए दरिया में छलांग लगाने लगा है, तो दूसरा आदमी आके उसको बचा लेता है और उससे पूछता है अच्छा तुम इसको मानते हो? उसने कहा हाँ मैं इसको मानता हूँ, इसको मानते हो, इसको मानते हो। और आखिर में वो कहता है अच्छा तुम फ़लाँ मस्जिद में जाने के या मदरसे के कायल हो? कि नहीं, मैं तो फ़लाँ में जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, उसको धक्का दे, कहता है दरिया में जाओ, खुदकुशी कर लो। देखा होगा तुमने, हैं जी। वो लंबा तो मुझे उसके वाक़यात याद नहीं, लेकिन बहरहाल नज़ारा है एक। तो ये अंदर फ़िरकों के अंदर फ़िरके बने हुए हैं, तो ये फ़िरके ही हैं ना, और क्या है। और सब इनको इकट्ठा करने आते थे। अब ये साबित करना कि गिन के दिखाओ, ये गिनना तो उनका काम है जो कहते हैं नहीं है, हम तो कहते हैं है। नहीं, वो कहते हैं इसका जो मतन है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? फिर ये जो कहते हैं चांद सूरज ग्रहण की हदीस है वो भी असल किताबों में नहीं है, ये भी कमज़ोर है। लेकिन जब साबित हो गया तो फिर उसकी कमज़ोरी का क्या सवाल है? जो चीज़ साबित हो जाती है उसकी कमज़ोरी का सवाल नहीं। फिर ये है कि जमात के ऊपर अल्लाह ताला वसल्लम ने बरकतों नाज़िल का, दुआओं का तोहफ़ा भेजा है। और जमात जब तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आए हैं, आपने ही जमात कायम की, जो जमात दुनिया में एक जमात के नाम से जानी जाती है। कोई एक जमात का नाम ले दें जो दुनिया में एक लीडर के तहत अपने आप को जमात कहती हो। ठीक है, अब जमात दावा और फ़लाँ हैं, लेकिन वो एक मुल्क में है ना, लोकलाइज जमातें हैं, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन जो कहीं ऐसी कोई जमात नहीं जो हर जगह जमात अहमदिया की तरह कह दे कि आप घाना में चले जाएं तो क्या मैं जमात अहमदिया का फ़र्द हूँ, आप बुर्किना फासो में चले जाएं, माली में चले जाएं, नाइजीरिया में चले जाएं, नाइजर में चले जाएं, सोमालिया में चले जाएं, साउथ अमेरिका के मुल्कों में चले जाएं, ग्वाटेमाला में और दूसरे मुल्कों में, या फार ईस्ट में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, एक जमात कहलाती है ना। तो बस ये साबित हुआ कि जमात है। ये भी तो आगे है ना जमात का नाम। तो बाकी ये नहीं मानना उन्होंने ना माने, हर एक को मनवाया नहीं जा सकता ज़बरदस्ती। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यही फरमाया था कि तुम्हारा काम तबलीग करना है, पैगाम पहुँचाओ, हैं तो जमात का। तो जमात कैसे? तो बाकी ये है कि हदायत देना अल्लाह ताला का काम है। जमात किस तरीके से हदीसों को कैटेगराइज करती है कि ये ज़ईफ़ है, ये सही है? सवाल है कि वो हदीसें जो कुरान और सुन्नत के अमल के मुनाफी हैं वो गलत हैं। देखो, मुसलमान सिर्फ 2 चीज़ों को मानते हैं, एक कुरान, एक हदीस। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये 2 चीज़ें सिर्फ नहीं हैं, हमें अमल करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक कुरान, एक सुन्नत और एक हदीस। क्योंकि हदीसें तो 100-150 साल 200 साल बाद जमा होनी शुरू हुई, उससे पहले सुन्नत थी। नमाज़ पढ़ने का तरीका हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों में तो बाद में दर्ज हुआ। या और ज़कात देने का, चंदा देने का, चंदों की तहरीक करने का, गरीबों की मदद करने का, ये बातें तो
तो सुन्नत से साबित भी है ना, कुरान के पे अमल करके दिखाया। तो जो चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है वो और हदीस उसको साबित भी हो जाती है, तो वो हदीस हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन बहरहाल 6 सियासता की हदीसें जो हैं वो 6 मशहूर किताबें जो हैं उनकी हदीसें बहरहाल ऑथेंटिक हैं बनिस्बत बाकियों के। आगे 7 वाली को दे दो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम आयशा सदीक़ा है और मैं आपकी इजाज़त से 2 सवाल करना चाहती हूँ। हाँ जल्दी से कर लो। मेरा पहला सवाल दूसरी शादी के मुतल्लिक़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरई तौर पर और कुछ हालातों में मर्द हज़रात को दूसरी और तीसरी और यहाँ तक कि चौथी शादी की इजाज़त है, लेकिन अगर कोई शख्स मकर फ़रेब और झूठ की बिना पर दूसरी शादी करे, जैसा कि आजकल मर्द हज़रात की बढ़ती हुई तादाद ऐसी शादियां कर रही हैं कि सालों बाद पता चलता है, तो क्या ऐसी शादी को भी सुन्नत का नाम दिया जा सकता है? कुरान शरीफ में लिखना है मसना व सलासा व रुबा, वो किस हिस्से में है? जंग जो ताल्लुक़ में है शादी करने का हुक्म, वो जंग ही हुक्म सूरत में, और जो ऐसी सूरत में औरतें ज़्यादा हैं या ऐसी सूरत में जब बाज़ ज़रूरियात पूरी हो। मुस्लिम इस्लाम ने 2-3 ज़रूरियात बताई हैं औरत की, मर्द की, जिसकी वजह से शादी जायज़ है। लेकिन अल्लाह उसने फरमाया साथ कि तुम इंसाफ करो और अपनी सोसाइटी में उसका ऐलान करो। अगर कोई छुप के करता है शादी तो वो गलत करता है, लेकिन उस शादी में जिस तरह मर्द गुनाहगार है उसी तरह औरतें भी मुलव्वस हैं। जब औरत को पता है कि मैं ये शख्स जो है और पहले शादीशुदा है और फिर भी उससे ताल्लुक़ कायम करके उससे शादी करती है, तो वो भी गुनाहगार उतनी है, ठीक है। तो एक दूसरे आंसर ने जो ये फरमाया कि सौदे पे सौदा ना करो, तो यहाँ जब रिश्ते भेजे जाते हैं तब भी यही होता है कि अगर एक जगह किसी ने रिश्ता भेजा है ना, नहीं भी शादी हुई, तो वो ना करे रिश्ता। फिर ये है कि औरत पे जुल्म ना करे, तो ये जुल्म है औरत का दूसरी औरत पे कि उसके खामद को बड़ा किसी तरह बहला फुसला के पता नहीं क्या करके सब्ज़ बाग दिखा के राम कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। तो औरत की बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मर्द अगर चाहता है कि शादी हो जाए और मेरे पास बीवी होनी चाहिए तो शादी करे। फिर अगर औलाद नहीं हो रही तो औलाद की खातिर मर्द शादी करना चाहता है तो उसको इजाज़त है। मुस्लिम ने यही फरमाया। फिर दीनी ज़रूरियात के लिए अगर किसी को ज़रूरत हो, समझता है कि मुझे दीनी ज़रूरत के लिए ज़रूरत है, तो फिर वो कर सकता है। लेकिन ये जो है ना इस किस्म के पहले अफेयर चलाए और छुपे और फिर शादियां की, ये गलत है और इस्लाम इसकी नफ़ी करता है और हज़रत मसीह मौऊद ने इसकी सख्ती तरदीद की है। जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, वो गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला के यहाँ ठीक है उनको यहाँ वो अपना शरीयत का हवाला दे के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है फिर इंसाफ भी करो सारों से, और इंसाफ का तकाज़ा यही है कि बराबर का सलूक करो, ठीक है। उनके हुकूक भी अदा करो। ये नहीं है कि पहली बीवी के 3 बच्चे हैं और उसको छोड़ के दूसरी से शादी कर ली और ना बच्चों की फ़िक्र ना बीवी की फ़िक्र। और पहली बीवी की रजामंदी की यहाँ किस हद तक ज़रूरत है? रजामंदी का सवाल कोई नहीं है, लेकिन उसको बताना ज़रूरी है जी। इजाज़त से कोई नहीं लिखा हुआ कहीं। अच्छा 8:45 हो गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम।